ये भाषण केवल एक संसदीय वक्तव्य नहीं बल्कि राजनीतिक आत्मविश्वास, वैचारिक आक्रमण और राष्ट्रवादी संकल्प का 360 डिग्री प्रदर्शन था। इस भाषण में इतिहास की धूल से लेकर भविष्य की नींव तक की यात्रा समाई थी। ये भाषण उस विपक्ष के लिए भी एक कड़ा संदेश था जो प्रधानमंत्री मोदी की कब्र खोदने के नारे लगाता है। या कहें तो भाषण इतिहास की झांकी भी था, भविष्य का ब्लूप्रिंट। केवल वाक्य नहीं थे, राजनीतिक मारक क्षमता से लैस संकल्प बाण थे। इसीलिए आज सबसे पहले हम इस भाषण के महत्वपूर्ण अंश आपको दिखाएंगे, बताएंगे कि यूरोपियन यूनियन अमेरिका से ट्रेड डील पर मोदी अपने भाषण में क्या कह रहे हैं। 97 मिनट तक पीएम ने कहा। सबसे पहली बात तो यह है कि इस भाषण ने उन लोगों की गलतफहमी को दूर कर दिया जो कहते थे कि मजबूत विपक्ष का चुनकर आना भारत के लोकतंत्र की मजबूती के लिए अच्छा है। प्रधानमंत्री मोदी ने यही कहा कि अगर विपक्ष लोकतंत्र संविधान के प्रति अपनी जिम्मेदारी को समझता तो वो घटना नहीं होती जिसने भारत की संवैधानिक व्यवस्था का अपमान किया। 6 महिला सांसद हंगामा करते हुए पीएम की कुर्सी तक पहुंच गई। इसके बाद ऐसा पहली बार हुआ जब लोकसभा में प्रधानमंत्री मोदी भाषण नहीं दे पाए। दूसरा, इस भाषण में प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी सरकार की 12 साल की उपलब्धियां गिनाई। भाषण के जरिए बताने की कोशिश की कि उन उपलब्धियों से कैसे विपक्ष निराशा में चला गया है। एक जननायक की तरह प्रधानमंत्री बोले। उनके पास देश के 140 करोड़ लोगों का सुरक्षा कवच है, क्योंकि मोदी देश के 140 करोड़ लोगों के समाधान खोजते हैं, प्रधानमंत्री ने कहा, और कांग्रेस ने सिर्फ परेशानियां खोजी। आज हम आपको बताएंगे आगे इसके बारे में, लेकिन उससे पहले आप इस भाषण का तीसरा बड़ा सार जान लीजिए। प्रधानमंत्री मोदी ने आज कांग्रेस और विपक्ष के हमलों का जवाब देने के लिए एक ही लाइन का इस्तेमाल किया, और ये लाइन अपने आप में सब कुछ कहती है। उन्होंने कहा कि विपक्ष ने अगर आईना देख लिया होता तो वो अपना सच्चाई कहां छिपाएंगे। इसी भाषण में प्रधानमंत्री मोदी ने पूरे डील का भी जिक्र किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि देश में कांग्रेस, टीएमसी, लेफ्ट, डीएमके की सरकारें थी तब बोफोर्स डील होती थी, लेकिन अब डील शब्द की चर्चा अलग होती है, गौरव का क्षण होता है। इस बात को कहकर प्रधानमंत्री मोदी ने पिछले 2 हफ्तों में यूरोपियन यूनियन और अमेरिका के साथ भारत की ट्रेड डील पर देश को बड़ा संदेश दे दिया है, और यह भी बता दिया है कि इस मामले में उनकी सरकार रुकने वाली नहीं है। यहां उन्होंने उस कथन की भी चर्चा की जिसका इस्तेमाल कांग्रेस की सरकारें खूब करती थी। यह कथन था, इंडिया मिस्ड द बस, जिसका मतलब यह था कि भारत अपने सभी अक्सर से चूक जाता है। 1986 में अमेरिका के एक मशहूर अखबार द न्यूयॉर्क टाइम्स में लिखी गई थी। लेकिन आज प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत किसी बस को पकड़ने से अब चूकता नहीं, बल्कि अब भारत काफिले का नेतृत्व करता है। उन्होंने ये भी कहा कि अब पूरी दुनिया एक नए वर्ल्ड ऑर्डर की तरफ बढ़ रही है, जिसमें सबका झुकाव भारत की तरफ है। आपको याद होगा, हाल ही में 1 फरवरी को जब भारत का केंद्र बजट पेश हुआ था, तब सरकार ने कहा था कि यह बजट 2047 के मजबूत और विकसित भारत की नींव बनेगा, और तब विपक्ष ने इसके लिए सरकार का काफी मजाक भी उड़ाया था और ये कहा था कि देश को 2047 के बजट की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने इसके पीछे का गणित भी समझा दिया। उन्होंने कहा कि जैसे भारत के महान क्रांतिकारियों ने देश की आजादी के लिए सालों पहले अपना बलिदान दिया, भारत की स्वतंत्रता की रूपरेखा खींची, ठीक उसी तरह उनकी सरकार न सिर्फ आज के लिए भारत को तैयार कर रही है, बल्कि 2047 के भारत की नींव भी मजबूत कर रही है, जब हमें आजाद हुए 100 साल पूरे हो जाएंगे। और हमें लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी के इस बयान के बाद यह बहस खत्म हो जाएगी कि सरकार बार बार 2047 का जिक्र क्यों करती है। इसके अलावा इस भाषण के 2 हिस्से थे। एक हिस्से में प्रधानमंत्री मोदी ने यह बताया कि भारत कैसे एक रिफॉर्म एक्सप्रेस में सवार हो चुका है और अब भारत को दुनिया नजरअंदाज कर ही नहीं सकती। और दूसरे हिस्से में उन्होंने विपक्ष के आरोपों को, नाम तो नहीं लिया लेकिन जबरदस्त जवाब दिया। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि विपक्ष उनकी आलोचना नहीं करता, बल्कि विपक्ष उन पर सिर्फ आरोप लगाता है। और कांग्रेस को लेकर भी उन्होंने कई बातें कही। उन्होंने राहुल गांधी का बिना नाम लिए कहा कि केंद्रीय राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू का अपमान पूरे सिख समाज का अपमान है, और इससे यह भी पता चलता है कि कांग्रेस के अंदर कूट कूट कर सिखों के खिलाफ नफरत भरी हुई है। यह बयान कल की उस घटना पर आया है जिसमें राहुल गांधी ने रवनीत सिंह बिट्टू को अपना गद्दार यार बताया था, जबकि रवनीत सिंह बिट्टू ने इसके जवाब में राहुल गांधी को देश का दुश्मन कहा था। और सोचिए, अब ये मुद्दा जब प्रधानमंत्री मोदी ने उठा दिया है तो ये देश में कितने लोगों तक पहुंचेगा। और जाहिर तौर पर
सिख समुदाय से उन्होंने जोड़ दिया है, तो क्या कांग्रेस को इससे नुकसान नहीं होगा? प्रधानमंत्री मोदी ने अपने इस भाषण में यह भी स्पष्ट कर दिया कि अगर विपक्ष मोदी की कब्र खोदने की बात करेगा तो मोदी भी कांग्रेस और विपक्ष के कारनामों को खोद खोद कर निकालेंगे। आज प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि वो अपनी सरकारों में स्टार्टअप कल्चर को प्रोत्साहित नहीं कर पाई। स्टार्टअप कल्चर छोड़िए, वो अपने परिवार के पॉलिटिकल स्टार्टअप को भी ऊपर नहीं ला पाई, इसीलिए कांग्रेस कितने भी नारे लगा ले, लेकिन वो मोदी की कब्र नहीं खोद पाएगी। इसी भाषण में प्रधानमंत्री ने गांधी परिवार पर महात्मा गांधी का सरनेम चुराने का आरोप लगाया और ये कहा कि अब देश की जनता आपको बताएगी कि गांधी परिवार को ये गांधी सरनेम कहां से मिला। यहां आपको ये भी देखना चाहिए, प्रधानमंत्री मोदी छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी घटनाओं का विश्लेषण जरूर करते हैं और सारी बातों को समेटने की कोशिश होती है, कोई बात छूटती नहीं है। जैसे कल पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी खुद सुप्रीम कोर्ट की उस सुनवाई में शामिल हुई थी जिसमें वोटर लिस्ट की स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की प्रक्रिया को चुनौती दी गई है। और आज प्रधानमंत्री मोदी ने अपने भाषण में इस घटना का भी जिक्र कर दिया और ये कहा कि भारत के नौजवानों और आदिवासियों का हक छीनने वाले घुसपैठियों को बचाने के लिए अदालतों पर दबाव बनाया जा रहा है। और दूसरा, उन्होंने जम्मू कश्मीर के उस वायरल वीडियो का जिक्र किया जिसमें बर्फीले पहाड़ों के बीच वंदे भारत ट्रेन चल रही है और लोग इस वीडियो को देखकर ये कह रहे हैं कि क्या ये तस्वीरें वाकई में भारत की है या स्विट्जरलैंड से आई। और इससे आपको ये भी पता चलेगा कि प्रधानमंत्री मोदी बहुत बारीकी से हर बात पर ध्यान देते हैं। ये वीडियो उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लाइन का है जिसका उद्घाटन पिछले साल प्रधानमंत्री मोदी ने किया था और ये योजना भी कांग्रेस के जमाने से लटकी हुई थी। आप भी एक बार इस वीडियो को जरा देखिए। जम्मू उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लाइन, आज ये प्रोजेक्ट पूरा हुआ और बर्फबारी में इन दिनों आपने देखा एक वीडियो बहुत पॉपुलर हुआ है, बर्फ के बीच में थे, चारों तरफ बर्फ की चादर छाई हुई है और वंदे भारत ट्रेन निकल रही है और लोग कहते हैं गलती मत करना, ये तो विदेश है, ये हिंदुस्तान है, ये रील चल रहे हैं बाजार में। देश के युवाओं के लिए मजबूत जमीन तैयार कर रहा हूं तो कांग्रेस मोदी की कब्र खोदने के कार्यक्रम के बाद उनके पास एक ही रास्ता बचा है, मोदी तेरी कब्र खोदेगी। देश के ही किसी नागरिक के कब्र खोदने के सपने देखते हैं। ये कौन सा संविधान से उन्होंने सीखा है? ये सिर्फ नारा नहीं है, इनके भीतर पड़ी हुई नफरत का प्रतिबिंब है। ऑपरेशन सिंदूर करते हैं, इसकी उनको परेशानी होती है और इसलिए वो मोदी की कब्र खोदते हैं। नारे कितने ही लगा लो, कब्र तुम नहीं खोद पाओगे। कांग्रेस के शातिर दिमाग जिनका है, ऐसे युवराज ने उनको गद्दार कह दिया। अहंकार कितनी पांचवें आसमान पर पहुंच चुका है इनका। ऐसे लोग कांग्रेस को नहीं डुबाएंगे तो क्या करेंगे? उन्होंने इंदिरा गांधी का जो योजना आयोग है उससे जुड़ा एक किस्सा सुनाया और ये कहा कि कांग्रेस ने योजना आयोग को बर्बाद कर दिया था, लेकिन उनकी सरकार ने इसे नीति आयोग बनाकर सही मायनों में आम लोगों तक इसका फायदा पहुंचाया। सुनिए। नेहरू जी से पूछा कि उनके सामने कितनी समस्याएं हैं, तो उन्होंने उत्तर दिया था 35 करोड़। नेहरू जी ने जवाब दिया था कि उनके सामने कितनी समस्याएं हैं, बोले 35 करोड़। उस समय हमारे देश की जनसंख्या थी 35 करोड़। अब आगे देखिए, 35 करोड़ देशवासी नेहरू जी को समस्या लगते थे। ऐसा कोई मुखिया हो सकता है क्या जी? और इस बात का उदाहरण देते हुए इंदिरा जी ने आगे कहा कि आज देश की जनसंख्या 57 करोड़ है, इसलिए मेरी समस्याओं की संख्या भी उतनी ही बड़ी है।
मैंने पिताजी को 35 करोड़ समस्या वाले देशवासी लगते थे, अब 57 करोड़ उनको समस्या। कोई ऐसा हो सकता है जो अपने ही देशवासियों को समस्या माने? काफी लंबे समय तक मुझे योजना आयोग से संघर्ष करना पड़ा, क्योंकि वे पहाड़ी क्षेत्रों के लिए अलग योजनाएं बनाने को तैयार ही नहीं थे। मैं हिमाचल प्रदेश गई थी। जब मैं वापस आई तो मैंने योजना आयोग में कहा कि हमारे कामदारों को, वर्कर्स को जीप की जरूरत नहीं है, बल्कि खच्चरों की आवश्यकता है, ताकि कम से कम उन पर सामान आदि लादा जा सके। आगे उन्होंने कहा, लेकिन मुझे बताया गया हम पैसा तो जीप के लिए ही देंगे, क्योंकि खच्चरों के लिए पैसे देने की पॉलिसी नहीं है। लेकिन उस समय योजना आयोग का जोर था या तो जीप या तो कुछ भी नहीं। आदरणीय सभापति जी, ये भाषण किसी और का नहीं, ये कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का भाषण है। कांग्रेस के लंबे शासनकाल में यही कार्यशैली रही, और जिसको इंदिरा जी खुद जानती भी थी कि ये पाप चल रहा है, लेकिन इस कार्य संस्कृति को सुधारने के लिए उन्होंने कोई कदम नहीं उठाया। अब प्रधानमंत्री मोदी ने इंदिरा गांधी के जिन 2 बयानों को आज राज्यसभा में पढ़कर सुनाया, उनका जिक्र एक पुस्तक में है, और इस पुस्तक का नाम है सिलेक्टेड स्पीचेस एंड राइटिंग्स ऑफ इंदिरा गांधी। कांग्रेस इस मुद्दे को लेकर प्रधानमंत्री मोदी पर हमलावर जरूर हो सकती है, लेकिन सच यही है कि इंदिरा गांधी ने साल 1974 में ईरान के दौरे पर भारत की जनसंख्या को अपने लिए समस्या माना था, और उन्होंने ये भी कहा था कि पंडित नेहरू भारत के 35 करोड़ लोगों को समस्या मानते थे। और अब देखिए, आज साल 2026 में प्रधानमंत्री मोदी इसे एक मुद्दा बना रहे हैं, और उन्हीं का कहना है कि कांग्रेस के लिए भारत के लोग समस्या रहे हैं, उनके लिए भारत के लोग समाधान हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने आज यह भी कहा कि उनकी सरकार देश के भविष्य के लिए मजबूत जमीन तैयार कर रही है, जबकि विपक्ष उनकी कब्र खोदने के सपने देख रहा है। मोहब्बत की दुकान खोलने वाले मोदी तेरी कब्र खुदेगी के नारे लगा रहे जी। ये कौन सी मोहब्बत की दुकान है जो देश के ही किसी नागरिक के कब्र खोदने के सपने देखती हो? ये कौन सा संविधान से उन्होंने सीखा है जो देश के ही किसी नागरिक के कब्र खोदने की बात करते हो? क्या ये संविधान का अपमान नहीं है? क्या ये मानवता का अपमान नहीं है? क्या ये सार्वजनिक जीवन की मर्यादाओं का अपमान नहीं है? और उनको इसका कोई खेद नहीं है। आदरणीय सभापति जी, ये मोदी की कब्र क्यों खोदना चाहते हैं? ये सिर्फ नारा नहीं है, ये इनके भीतर पड़ी हुई नफरत का प्रतिबिंब है, इसकी अभिव्यक्ति है। और वे इसलिए हैं, हमने 370 की दीवार गिरा दी, इसलिए वो मोदी की कब्र खोदना चाहते हैं। हमने नॉर्थ ईस्ट में बम, बंदूक और आतंक का जो छाया बना रहता था, नॉर्थ ईस्ट में शांति और विकास का राह अपनाई, इसलिए वो मोदी की कब्र खोदने पर सोच रहे हैं। पाकिस्तानी आतंकियों को घर में घुस करके जवाब देते हैं, इसलिए मोदी की कब्र खोदने की बात करते हैं। ऑपरेशन सिंदूर करते हैं, इसकी उनको परेशानी होती है, और इसलिए
वो मोदी की कब्र खोदते हैं। आपको याद होगा कि एक दिन पहले लोकसभा में कांग्रेस की कुछ महिला सांसद हंगामा करते हुए पीएम मोदी की कुर्सी तक पहुंच गई, जिसके बाद प्रधानमंत्री मोदी को अपना भाषण रोकना पड़ा था। लेकिन आज प्रधानमंत्री मोदी ने इस भारत के संविधान का अपमान बताया और ये ऐसी हरकत कहा कि जिसको करने के बाद कांग्रेस को संविधान शब्द बोलने का हक नहीं। सुनिए। कल लोकसभा में भी राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर चर्चा नहीं हो पाई। ये राष्ट्रपति पद उसका घोर अपमान किया है। उनको संविधान शब्द मुंह में बोलने की अधिकार नहीं रहता है। जो लोग गरीबी से निकली हुई एक महिला, आदिवासी परिवार से आई हुई एक महिला, जब आपने लोकसभा में जो व्यवहार किया है, आपने आदिवासी समाज का अपमान किया है, आपने महिला का अपमान किया है। भारत के सर्वोच्च पद पर विराजमान, संविधान ने जिनको सर्वोच्च पद दिया है, आपने उनका अपमान किया है। आपने संविधान का अपमान किया है। इस पूरे विवाद के बाद कांग्रेस पार्टी ये आरोप लगा रही है कि जब डॉक्टर मनमोहन सिंह साल 2004 में पहली बार भारत के प्रधानमंत्री बने थे, तब विपक्ष में बैठे बीजेपी सांसदों ने भी हंगामा करके उन्हें भाषण देने से रोक दिया था। और इसके बाद पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को अपने भाषण के लिए पूरे 1 साल तक इंतजार करना पड़ा था। लेकिन हकीकत में यह दावा पूरी तरह सही नहीं है और ये बात हम अपनी तरफ से नहीं कह रहे हैं, बल्कि हम आपको सिर्फ वही बता रहे हैं जो लोकसभा की कार्यवाही के रिकॉर्ड्स में मौजूद है। उस वक्त जून 2004 में लोकसभा चुनाव के बाद संसद के पहले बजट सत्र का आयोजन हो रहा था, जिसमें बीजेपी यूपीए सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रही थी। विरोध प्रदर्शन का मुख्य कारण यह था कि यूपीए ने अपने गठबंधन सरकार में दागी नेताओं को मंत्री बनाया था, जिनमें लालू प्रसाद यादव रेल मंत्री थे, मोहम्मद तस्लीमुद्दीन कृषि राज्य मंत्री बने, शिबू सोरेन कोयला मंत्री बने थे, प्रेमचंद गुप्ता कंपनी मामलों के राज्य मंत्री बने थे और एमए फातिमी को केंद्रीय राज्य मंत्री बनाया गया था। बीजेपी बजट सत्र के शुरुआत से ही इन मंत्रियों को यूपीए की सरकार से हटाने की मांग कर रही थी और बजट सत्र में लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही के दौरान इस पर खूब हंगामा हुआ था। हमारे पास 4 जून 2004 की लोकसभा कार्यवाही का एक वीडियो है, जिसमें तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जब अपने मंत्रियों का परिचय पूरे सदन से करा रहे थे, तब विपक्ष में बैठे बीजेपी के सांसद नारेबाजी करने लगे और ये कह रहे थे कि दागी मंत्री हटाओ, देश को बचाओ। ये मुद्दा बजट सत्र के बाकी दिनों में भी हावी रहा और 9 जून 2004 को जब लोकसभा में बीजेपी के तत्कालीन सांसद विजय कुमार मल्होत्रा ने दागी मंत्रियों का मुद्दा उठाया तो लोकसभा की कार्यवाही को हंगामे के कारण स्थगित कर दिया गया। और इसी के बाद आया 10 जून 2004, जब धन्यवाद प्रस्ताव पर पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को जवाब देना था। कांग्रेस का दावा है कि उस वक्त विपक्ष में बीजेपी के हंगामे के कारण डॉक्टर मनमोहन सिंह अपना भाषण नहीं दे पाए। लेकिन सच्चाई यह है कि उस दिन 10 जून को बीजेपी के सांसदों ने हंगामा जरूर किया था, लेकिन डॉक्टर मनमोहन सिंह अपने भाषण के लिए अपनी कुर्सी से खड़े हुए थे, तब बीजेपी के सांसद शांत हो गए थे। इसके बाद डॉक्टर मनमोहन सिंह ने शब्दशः अपने भाषण में यह कहा था कि दोनों पक्षों के राजनीतिक दलों में सहमति बनी है कि राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव को सीधे मतदान के लिए रखा जाए और सर्वसम्मति से पारित किया जाए। उन्होंने आगे ये भी कहा था कि वो इस अवसर पर लोकसभा के सभी माननीय सदस्यों का धन्यवाद देते हैं। लेकिन सोचिए, क्या आज वैसी स्थिति है? हकीकत तो यह है कि जिस लोकसभा में प्रधानमंत्री मोदी चुनकर आए, उसी लोकसभा में एक दिन पहले उन्हें हंगामे के कारण अपने भाषण को रोकना पड़ा। उसके बाद लोकसभा में प्रधानमंत्री मोदी के भाषण के बिना राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव को पास कर दिया गया, जबकि 2004 में ऐसा नहीं हुआ था। जून 2004 में डॉक्टर मनमोहन सिंह ने धन्यवाद प्रस्ताव पर अपनी बात रखी। उनके वक्तव्य के दौरान बीजेपी के सांसद खामोश रहे। सोचिए आज विपक्ष के सांसदों ने क्या किया। हकीकत तो यह है कि लोकसभा में प्रधानमंत्री मोदी के भाषण के वक्त कांग्रेस की 6 महिला सांसद उनकी कुर्सी के पास पहुंची। बीजेपी आरोप लगा रही है कि महिला सांसद प्रधानमंत्री मोदी पर हमले के उद्देश्य से गई। राज्यसभा में प्रधानमंत्री मोदी भाषण देने के लिए उठे, तब विपक्ष ने पहले हंगामा किया और इसके बाद 6 मतलब आप सोचिए कि 6ठे मिनट में राज्यसभा से वॉकआउट कर दिया। और कांग्रेस नेताओं ने यह भी कहा कि अगर राहुल गांधी को सदन में बोलने नहीं दिया गया
और नहीं बोलने दिया जाएगा तो वो प्रधानमंत्री मोदी को भी बोलने नहीं देंगे। और इससे आप ये भी समझ पाएंगे कि हमारे देश की राजनीति आज कहां पर है। प्रधानमंत्री मोदी ने आज ये भी कहा कि पिछले 25 साल से संसद को कोई ऐसा सत्र ऐसा नहीं गया होगा जिसमें मोदी को गाली नहीं दी गई। उनकी सेहत का राज यही है कि वो रोज 2 किलो गाली खाते हैं, लेकिन फिर भी जनता की सेवा में जुटे रहे। 2002 से जब वे विपक्ष में थे तब से, और 2004 से जब वो सत्ता में आए तब से, और 2014 से मैं जब यहां आया तब से, पिछले 25 साल से संसद का एक भी सत्र ऐसा नहीं गया, मोदी संसद का सदस्य नहीं था, एक भी सत्र ऐसा नहीं गया जिसमें इस सदन के अंदर मोदी को गाली देने का काम न किया हो इन लोगों ने। 25 साल। और मुझे किसी ने पूछा था, मोदी जी आपके स्वास्थ्य का क्या राज है? मैंने कहा मैं डेली 2 किलो गाली खाता हूं। प्रधानमंत्री मोदी ने आज ये भी बताया कि उनकी सरकार 2047 के विजन की बात क्यों करती है। आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा, सुनिए। एक हमारे माननीय सदस्य काफी कुछ बोल रहे थे, जिनकी पूरी सरकार शराब में डूब गई, जिनके शीश महल घर घर में नफरत का कारण बन गए, और शायद उनको ब्लैक शब्द ज्यादा पसंद है। हर एक का अपना अपना एक भूतकाल होता है। पता नहीं ब्लैक के साथ उनका क्या पुराना रिश्ता है। प्रधानमंत्री मोदी ने राहुल गांधी का बिना नाम लिए ये भी कहा कि वो ऐसे राजा हैं जो आर्थिक असमानता की बातें करते हैं, तो किस मुंह से? मैं कल एक माननीय सदस्य को सुन रहा था। यूं तो वो अपने आप को राजा कहलाने में बहुत गर्व करते हैं, लेकिन वे आर्थिक असमानता की चर्चा कर रहे थे। बताइए, जो खुद को राजा माने और वो आर्थिक असमानता की बात करे, तो लगता है कि क्या यही देखने के बाकी रह गए थे क्या?